तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ। 3 यूनिट्स के बारे में पढ़ना था हम लोगों को, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ से। सो द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर and it is denoted by small letter m। ठीक है, अब ये चीज तो भाई 6 का बच्चा को भी पता है कि ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ का मीटर है और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो इसमें आप लोगों को क्या स्पेशल पढ़ना है, आपको ये जानना है कि आखिर ये जो 1 मीटर है, ये जो मीटर है, यूनिट मीटर है, आखिर ये डिस्कवर कैसे हुआ और एग्जैक्ट इसका क्या लेंथ है। सो अ मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889 एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क्स ड्रॉन ऑन अ प्लैटिनम इरिडियम एंड एलॉय रॉड केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे स्टील स्केल देखे हो, है ना, स्टील स्केल क्या होता है, 30 सेंटीमीटर का होता है। तो यहां पर 1889 में ये 1 मीटर का एक डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये यहां से लेकर के यहां तक का एक रॉड है, मेटालिक रॉड है, और ये कितने टेम्परेचर पर रखा गया है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका खास बात क्या है कि ये जो पूरा रॉड है ना, ये किस चीज से बना हुआ है, ये प्लैटिनम एंड इरिडियम से बना हुआ है, 9:1 के रेशियो। ठीक है, अब यहां पर ये जो रॉड है, इसका जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम लोग एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये किस चीज से बना है, ये रॉड, ये एक एलॉय है, किससे बना हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम से, जिसमें प्लैटिनम जो है वो 90% है, इरिडियम जो है वो 10% है। इस रॉड को ही, इस रॉड का जो डिस्टेंस है, इसको ही 1 मीटर डिफाइन किया गया है। ठीक है, और याद रखना है कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहां पे ये टेम्परेचर और यहां पे प्लैटिनम और इरिडियम ही क्यों यूज किया गया है, क्वेश्चन यहां से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए माने क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट जीरो उसको लेकर के चलते हैं कि 0 पे सब कुछ क्या है, वो एक, जैसे नंबरिंग में भी क्या बोलते हैं हम लोग, 0 को एक मध्यम बीच वाला नंबर मानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस को। वैसे ही टेम्परेचर में भी हम लोग 0 को क्या करते हैं, एक तरीके से स्टार्टिंग टेम्परेचर बोल सकते हैं कि 0 के बाद से स्टार्ट होगा, है ना। तो इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे माना गया, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली एक्सपैंड करता है। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं हम लोग, जैसे जैसे हीट करेंगे किसी चीज को तो वो एक्सपैंड करता है। इसी वजह से हम लोग यहां पे क्या किए, एक टेम्परेचर मेंशन किए, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा चीज ये हम लोग ये भी पढ़े थे थर्मल एक्सपेंशन में कि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से एक्सपैंड करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। तो जो प्लैटिनम और इरिडियम, इसका जो एलॉय जो बनाया गया ना, इसकी मदद 9:1 के रेशियो में, तो ये एलॉय जो है ना लीस्ट एक्सपेंशन शो करता है। अगर यहां पे किसी तरीके से टेम्परेचर में अगर ऊपर नीचे भी हुआ कुछ, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो सबसे कम होगा। इसी वजह से प्लैटिनम और इरिडियम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको यही चीज जानना है। तो क्या क्या जानना है, पहली बात की 1889 में मीटर को डिफाइन किया गया, और डिफाइन कैसे किया गया कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मीन एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स। और ये किसके बीच का डिस्टेंस था, एक मेटालिक रॉड था उसका, और ये मेटालिक रॉड कितने टेम्परेचर पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और ये मेटालिक रॉड क्या है, ये एक एलॉय है। क्या है, ये एक एलॉय है। ठीक है, और ये एलॉय भी किस चीज का है, प्लैटिनम और इरिडियम का है। तो 1 मीटर का डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले मीटर को डिफाइन कब किया गया, 1889 में। और कैसे डिफाइन किया गया कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स ड्रॉन ऑन अ प्लैटिनम इरिडियम रॉड। जैसे ये रॉड है तो यहां पे 2 मार्क लगा दिया गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर कहा गया। और ये रॉड कितने टेम्परेचर रखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और ये रॉड रखा कहां हुआ है, किस जगह पे रखा हुआ है, इट इज केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स।
ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन जो वेट्स और मेजर्स से रिलेटेड सारा का सारा डिसीजन लेते हैं, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। और ये है कहां पर, ये सीवरस में है, एक सिटी का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया सिटी में, और ये है वहां, वो कहां पे है, वो है पेरिस में। पेरिस में एक सेवर्स नाम का जगह है, वहां पे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में ये प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय का जो रॉड है रखा गया था। कब रखा गया था, 1889 में। और इस रॉड के ऊपर 2 मार्क्स बनाया गया। ये मार्क्स का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना था। अब इसके बाद जानना है हम लोगों को, ये तो 1889 में आया, फिर 1960s में हम लोग इसको रीडिफाइन किए मीटर को। ये प्रिमिटिव डेफिनेशन है, याद रखना है, ठीक है। अब वापस से क्या हुआ, 1960 में, 1889 था वो, मतलब टोटल सीधा सीधा देखा तो 70 साल के बाद इसको रीडिफाइन किया गया मीटर को। अब यहां पर हम लोग रीडिफाइन किसके बेसिस पे किए, हम लोग किए वेवलेंथ के बेसिस पे। किसके बेसिस पे किए, वेवलेंथ का। और ये वेवलेंथ भी ऐसा वैसा किसी भी लाइन का या किसी भी लाइट का नहीं था, ये एक स्पेसिफाइड ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन था। और ये जो ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन है, इसका एमिशन कब होता है, जब क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन 86 मतलब क्रिप्टॉन एक एलिमेंट का नाम है, ठीक है, और 86 इसलिए दिया गया उसका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करें, आइसोटोप्स होगा, एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए। तो क्रिप्टॉन 86 के टाइम, जिसका जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कराते वक्त क्या होगा कि इससे लाइट निकलेगा, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, सॉरी, जब स्पेक्ट्रम क्या है, ये हम लोग लाइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब लाइट को एक प्रिज्म के तौर से पार करते हैं तो वो 7 लाइट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, उस तरीके से जब यहां इससे जो ऑरेंज रेड कलर का स्पेक्ट्रल लाइन जो निकलेगा, उसका जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ को इतने टाइम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के 1 मीटर का डिस्टेंस गेन होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये टोटल अगर देखा जाए तो इंडियन नंबर सिस्टम में 3 2 5 16,50,763.3 इतना टाइम्स ज्यादा होगा, तब जाकर के 1 मीटर बनेगा। तो सोच सकते हो कि ये जो वेवलेंथ है इसका खुद का लेंथ कितना छोटा होगा। ये जो ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन है, ये 1 मीटर का कितना हिस्सा है, 16.5 लाख से भी अगर उससे ज्यादा टुकड़ा करेंगे तब जाकर के उस वेवलेंथ का हम लोगों को लेंथ पता चलेगा। इसके साथ साथ ही इसको एक और तरीके से डिफाइन किया गया। यहां पे क्या किया गया था, क्रिप्टॉन 86 लिया गया, यहां पे ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन निकल रहा था। दूसरे जगह में क्या लिया गया, कैडमियम लिया गया, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है। इसका जब यहाँ पे स्पेक्ट्रम एमिशन करवाएंगे तो यहां पर जो लाइन निकलता है वो रेड लाइन का होता है, और इसका वेवलेंथ भी सेम वही है, डिफाइन किया गया इतने टाइम्स में ही। इसका टाइम्स जो है चेंज है, ये है 15,53,1,553,164.1 3 2 5, ये भी 15,53,164.1 टाइम्स। किसका, कैडमियम से जो निकला है उसका 1.5 लाख के 15 लाख के आसपास है, और जो क्रिप्टॉन से निकला है वो 16.5 लाख के आसपास है। बस इतना याद रखो, पूरा याद करने का जरूरत नहीं है। बट अब 1960s तक ये चल रहा था कंसेप्ट कि कभी हम लोग एलॉय की मदद लिए, प्लैटिनम रॉड का मदद लिए, कभी हम लोग वेवलेंथ का मदद ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर लाइट का, क्रिप्टॉन से 86 है या कैडमियम से, इससे जो वेवलेंथ जनरेट हो, इससे जो एमिशन हो रहा है उसका वेवलेंथ की मदद से मीटर को डिफाइन किया जा रहा है। मगर 1983 में साइंटिस्ट लोग क्या किया, लाइट को हम लोग यूज किए, सन से जो लाइट आ रहा है उसकी मदद से हम लोग मीटर को रीडिफाइन किए। समझ में आया, टोटल कितना डेफिनेशन हो गया मीटर का अभी तक, 3 हुआ हम लिखवाए, एक अभी और बताएंगे, चौथा 3 ही हुआ ना जी, एक प्लैटिनम वाला हुआ, एक क्रिप्टॉन 86 वाला हुआ, दूसरा कैडमियम वाला हुआ, सॉरी तीसरा कैडमियम हुआ, और चौथा वाला जो 1983 में हुआ जिसको हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं वो है लाइट की मदद से, स्पीड ऑफ लाइट की मदद से जो डिफाइन किए। चलो नाउ इन 1983 मीटर वॉज रीडिफाइंड। अब 1983 में मीटर को फिर से रीडिफाइन किया गया, और इस बार हम लोग क्या यूज किए, स्पीड ऑफ लाइट।
अब स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक 1 मीटर वो डिस्टेंस होता है जितना स्पीड ऑफ लाइट को 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 299792458 मीन्स 29,97,92,458 भाग एक सेकेंड का 29 मतलब समझ लो तो 30 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। एक सेकेंड का अगर 30 करोड़ डिवीजन करेंगे, 30 करोड़ डिवीजन करेंगे तो उसका एक डिवीजन में लाइट जितना ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को हम लोग 1 मीटर मानते हैं। लाइट का स्पीड क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही है ना? मतलब कि अगर किलोमीटर में देखा जाए तो एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। तो उस टाइम का हम लोग क्या किए, उसको डिवाइड किए 3 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली, तब जाकर के जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 1 मीटर कहलाएगा। ठीक है? तो अब इसी को हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं, मगर अब इस हर जगह क्या है, मीटर को यूज नहीं किया जा सकता है। तो अब हम लोग इसका सब यूनिट्स पढ़ेंगे और मल्टीपल यूनिट्स पढ़ेंगे। सब यूनिट्स ऑफ, ये नोट डाउन करते चले जाना साथ साथ, सब यूनिट्स ऑफ मीटर लेंथ की। तो सबसे पहला है मिली, फिर द सेकेंड वन इज सेंटी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, थर्ड वन इज माइक्रोन। इसको हम लोग इस तरीके से कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर 4 है हमारा नैनोमीटर। इसके आगे भी जा सकते हैं, हम लोग डिवीजन वाला देख चुके हैं, प्रीफिक्सेस में पढ़े हैं, मगर अभी बेसिकली हम लोग को सिर्फ ये 4 इतना ही हम लोगों को जाना बहुत जरूरी है। और इसका कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट में कन्वर्जन ही आएगा 9th में। अब मिली का मतलब क्या होता है? 1 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है? क्योंकि मिली का अभी बताए थे 10⁻3, तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे ना, मिली का क्या मतलब होता है? 10⁻3 होता है इसका मतलब। सो 1 मीटर इज इक्वल टू, अब क्योंकि मिलीमीटर लगा है तो मीटर का मतलब 1 मीटर का हम लोग को निकालना है, तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से सेंटी का क्या मतलब होता है? 10⁻2, यही होता है ना। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसी का जस्ट उल्टा कर लेते हैं, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर हो जाएगा। तो ये 2 याद रखना है। वैसे ही यहां पे भी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, है कि नहीं? अब 1 मिलीमीटर को हम लोग 0.001 मीटर भी लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को हम लोग 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं। नैनोमीटर को थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है? फिर 1 मिलीमीटर को हम लोग 1 × 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। सिर्फ हम तरीका बता रहे हैं कितने तरीके से लिखा जा सकता है, सभी का मतलब एक ही है। ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए और ये अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि कैसे ये सब एक ही है। फिर 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। तो कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। क्लियर है कैसे सारा का सारा हो गया? 1 मिलीमीटर 1/1000 था, तो 1000 को हम लोग क्या कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 में जब भी 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? पॉइंट पीछे जाता है, 1 2 3, पॉइंट यहां आ गया तो यहां पे एक 0, यहां पे एक 0 आया, इसलिए देखो 0.001 लिखे। अब ये क्या था? 1 डिवाइडेड बाई 1000 है, तो 1000 का मतलब क्या होता है? 10⁻³ है कि नहीं?
और ये डिवीजन में है तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए इसको बगल में लिया। इसको अगर चाहते 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर था, इसको ऐसे लिखा जा सकता था 1/10⁻³ मीटर लिख सकते थे ना। अब ये 10⁻³ जो था ये डिवीजन में है, हमको इसको मल्टीप्लीकेशन में लाना था इस तरीके से, तो हम क्या किए 1 × 10⁻³ लिखे, क्योंकि माइनस का मतलब ही है कि वो डिवीजन में जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। सेम वही कंसेप्ट यहां पे भी लगा। अब माइक्रोन में आते हैं, तो माइक्रोन का क्या है बताओ, माइक्रोन का क्या होता है? माइक्रोन रिप्रेजेंट करता है 10⁶, है ना। सो इट इज 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर। यहां पे एक चीज, ये सब माइनस माइनस में रहेगा ना, तभी तो डिवीजन में आएगा, है ना। सब माइनस माइनस में रहेगा, मिली का तभी तो सबका सब डिवीजन में आ रहा है। तो 1 माइक्रोन क्या है, 1 मिलियंथ पार्ट। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 160 नहीं, हिंदी में अगर नंबर सिस्टम के हिसाब से जाए 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। मतलब कि अगर 1 मीटर का 10 लाख टुकड़ा करेंगे तो उसका जो एक टुकड़ा होगा वो 1 माइक्रोन होगा। सो 1 मीटर इज इक्वल टू, है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 लाख माइक्रोन। तो वैसे ही 1 माइक्रोन विल बी 1/10 लाख मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.00001 मीटर। ठीक है, फिर आता है नैनो, नंबर 4, नैनोमीटर। नैनो के लिए क्या यूज करते हैं, नैनो क्या है, जैसे ये 1 मिलियंथ है ना, माइक्रोन का मतलब क्या होता है 1 मिलियन, 1 मिलियंथ पार्ट। वैसे ही नैनो का मतलब होता है 1 बिलियंथ पार्ट, 1 बिलियन। जैसे 1 मिलियन का मतलब 10 करोड़ होता है, सॉरी 10 लाख होता है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, है ना। तो वैसे ही 1 बिलियन का मतलब क्या होगा, 100 करोड़ होगा। 100 लाख, सिर्फ 3 जीरो ना लगेगा जी, 10 लाख में 3 जीरो और लगाएंगे, तो 1 जीरो लगाए तो 1 करोड़ होगा, फिर 1 करोड़ में 2 जीरो तो 100 करोड़ होगा, 100 करोड़। इसका मतलब क्या होता है 10⁻⁻9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 3 2 5 तो 7, 100 करोड़, 100 करोड़ नैनोमीटर, NM। जब 100 करोड़ नैनोमीटर मिलेगा तब जाके 1 मीटर बनेगा। तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 करोड़, है ना। हम लोग 1 नैनोमीटर को ये भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻9 मीटर, है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग का ये सब मल्टीपल्स कंप्लीट होता है, सब यूनिट्स ऑफ मीटर। अब चलते हैं मल्टीपल्स वाले। तो सबसे पहला है हमारा किलोमीटर। किलो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10⁻³ पॉजिटिव में रहेगा वैल्यू, है ना। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ होगा, 1 × 10⁻³ मीटर होगा, दैट इज 100 मीटर, है कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरा आता है, अब इसी का उल्टा कर लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होगा, है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ किलोमीटर।
यही होगा ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या लेते हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको हम लोग लिखते हैं A.U से। 1 astronomical unit is equal to the mean distance between the earth and the sun। अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है उसको मीटर में नापने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, किलोमीटर में नापने जाओगे बहुत लंबा होगा। सन से लेकर के अर्थ का डिस्टेंस, या इस सन से लेकर के किसी दूसरे स्टार तक का डिस्टेंस, उस सब उतना लंबा लंबा डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं, दैट इज AU। तो ये क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? डिफाइंड वो लिख लीजिए। 1 astronomical unit is the mean distance between the earth and the sun। ठीक है? So 1 is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। समझ गए? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या मतलब है? ये एक चीज हम ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो है, मगर कैसा डिस्टेंस है? मीन डिस्टेंस है। इसका मतलब समझ में आया क्या? अच्छा, अर्थ और सन का डिस्टेंस क्या हमेशा सेम होता है? क्यों नहीं होता है सेम? वो तो भाई सीधी सी बात है ना, अगर हम हैं, आप मेरे गोल चक्कर काट रहे हो, गोल 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 घूम रहे हो, तो हर वक्त तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है कि नहीं? मगर डिस्टेंस तो सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? भैया ज्योग्राफी का पार्ट कहाँ पूछ रहे हैं फिजिक्स में? क्यों नहीं होता है? टेक्टोनिक प्लेट से क्या लेना देना है? तो यहां आंसर छिपा है, ये सन है और ये ऑर्बिट है। अर्थ का जो ऑर्बिट है क्या वो सर्कल है? कैसा है? स्पेरिकल है या एलिप्टिकल हम लोग बोल सकते हैं, इस तरीके का। तो जब अगर इस तरीके का है तो कैसे डिस्टेंस होगा सेम? सर्कल होता तब ना, रेडियस होता सेम, रेडियस बीच में खड़ा हो गया है सन और चारों तरफ धरती जो है चक्कर काटे जा रहा सर्कल में, मगर यहां सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल है। इस वजह से क्या है? मीन डिस्टेंस का मतलब होता है सबसे छोटा वाला, एक्सट्रीम का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला। अब जब अर्थ यहां होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होता है और ये दोनों इक्वल होता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये भी इक्वल होता है, सामने सामने वाला। और ये दोनों डिस्टेंस जो ये मीन है, क्योंकि सबसे कम दो, जब भी अर्थ में देखिए जो दिन और रात का जो कंसेप्ट है कि भाई ठंडा के दिन में क्या होता है? रात जल्दी नहीं, रात क्या लंबा होता है, दिन छोटा होता है। गर्मी का दिन में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। क्यों होता है? यही मीन और एक्सट्रीम पोजीशन की वजह से। ठीक है? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल क्या है? मीन डिस्टेंस, मतलब सन का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं। मीन डिस्टेंस को, किसके किसके बीच का डिस्टेंस को? सन और अर्थ का कौन सा डिस्टेंस? मीन डिस्टेंस। अब लाइट ईयर के लिए क्या? ये जनरली दो तारों के बीच में या दो गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेसेस है, बहुत दूर डिस्टेंस होता है ये। लाइट और ईयर, मतलब लाइट जितना डिस्टेंस एक साल में ट्रैवल करता है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ लाइट in a vacuum in 1 year। एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो 1,00,000 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है ना? लाइट 1,00,000 लिखे तो सोचो एक साल में कितना ट्रैवल करेगा?
कैलकुलेट करना होगा, इसका कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। हम लोगों को मालूम है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, राइट। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सॉरी 60 सेकेंड्स। तो एक साल में कितना सेकेंड होगा, मल्टीप्लाई करना होगा सभी को। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इसको जब सॉल्व करेंगे तब जाकर सेकेंड्स में आंसर आएगा, है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो जल्दी से। और यहां पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन 1 सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन 1 सेकेंड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। सो फाइनली 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू, इन सबको सॉल्व करिए, कितना आना चाहिए, कितना आएगा 365 इंटू 24 इंटू 6 इज 36, 600 सेकेंड। तो ये सेकेंड कट जाएगा। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर, नॉट मीटर, किलोमीटर। मतलब कि एक साल में 9.47, 9 जीरो था तो 100 करोड़ बन रहा था, तो 900 करोड़ हो गया ऐसे ही, और 3 जीरो और लग गया, तो 9 लाख करोड़। 4.6 है तो मान लेते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली 9.5, तो 9.5 लाख किलोमीटर, 9 लाख करोड़ किलोमीटर वो एक साल में ट्रैवल करता है लाइट। और उस डिस्टेंस को 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। इज द डिस्टेंस from the semi-major axis of the orbit of Earth. Subtends an angle of 1 second, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 पास इंटू 1 to the power 1 degree is equal to 1 AU, और 1 पास is equal to 1 arc length divided by angle in radian 1.496 into 10 to the power 11 10 to the this meter by 1/3600 into pi by slash T80, that is 3.08 into 10 to the power 60 मीटर। और अगर इसको फर्दर लाइट ईयर में अगर कंपेयर करेंगे तो और 3.26 लाइट ईयर।
तो अर्थ का जो सेमी मेजर एक्सिस है वहां से डिस्टेंस लेकर के 1 सेकेंड में जो ए यू है ट्रेवल करता है, उस डिस्टेंस को हम लोग पार्स्क कहते हैं। अब ये क्या कि पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है, इसको अगर आप जनरली इसको नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, बट फिर भी ये डेरिवेशंस क्या है ये इतना पता होना चाहिए। ये जो ब्लू पार्ट से जो लिखे हैं कि 1 पार्ट्स हो सकता है ये पूछे आर्क बाय लेंथ के फॉर्म में कि इस तरह से डिराइव करके हमको आंसर दीजिए, तो 1 पार्ट्स इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई आर्क एंगल इन रेडियन। रेडियन क्या है? वो एंगल का एक यूनिट है। एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन एक यूनिट है, जैसे हम लोग डिग्री में नापते हैं वैसे रेडियन भी। सो आर्क लेंथ जो है 1.496 है ये अर्थ का, क्योंकि यहाँ पे अभी अर्थ वाले का लेकर के चल रहे हैं। और दूसरा एंगल इन रेडियन क्या है? दिस 1/3600, ये टाइम के लिए सेकेंड्स को हमको डिवाइड करना है इनटू पाई बाई T80। पाई यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है क्या? 22/7। और फिर ये बाई टी, सॉरी टी नहीं है 180 बाई 180। 180 इसलिए क्यों? क्योंकि एंगल जो है सेमी का बात किया जा रहा है, सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं लिया जा रहा है, इसलिए बाई 180 की है। इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू याद रखना है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या फिर हम लोग 1 पार्स को 3.26 लाइट ईयर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बहुत ही छोटा यूनिट, जैसे ये बहुत दूर के लिए है, उसी तरीके से सेल्स का या एटम्स का साइज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आता है बहुत ही छोटा यूनिट जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। For measuring the size of the nucleus or the size of the atoms or the distance between the two molecules, इन सभी के साइज के मतलब समझ लो कि एटम लेवल के हिसाब से एटम का जो साइज होता है उस लेवल पे जो भी मेजरमेंट करना होगा लेंथ में, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे? एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, ENG एंगस्ट्रॉम का यूज करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। मतलब 1 मीटर का कितना पार्ट करना होगा? 1000 करोड़ वा पार्ट जो करेंगे तब जाकर के वो 1 एंगस्ट्रॉम बनेगा। फिर इसी में अलग अलग डेरिवेशंस करते चले जाएंगे, जिसमें भी पूछा जाएगा उसमें बता देना है। फिर दूसरा आता है फर्मी। फर्मी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, और ये क्या है? इट इज 10⁻⁻15 पार्ट ऑफ द मीटर। 10⁻⁻15, ये 10⁻⁻10 है और ये 10⁻⁻15 है, ठीक है। अब जैसे एटम के नीचे भी, एटम से भी छोटा क्या है? एटम से छोटा क्या हो सकता है? सेल। अरे एटम जिस चीज से बना है वो एटम से छोटा होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे छोटा और क्या ही हो सकता है? अब सबसे छोटा वही होगा, है कि नहीं? क्योंकि उसी से एटम बना है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे यूनिट ऑफ मास। The SI unit of mass is kilogram. It is denoted by small k, small letter k and g. That is kg, ठीक है। कैपिटल के लिख दोगे और फिर जी लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, या दोनों कैपिटल में लिख दिए, या कोई भी एक चीज याद रखना है कि दोनों ही स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल में लिखने से नहीं काम चलेगा। अब इंडिया में रहते हो तो इंडिया में तो चलो कंसिडर हो जाएगा, मगर अब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई इसको कैपिटल में क्यों नहीं लिखना है। अब जब हम कह रहे हैं कि इसको आप स्मॉल के और स्मॉल जी में ही लिखिएगा, तो कुछ तो कारण होगा। क्या कारण हो सकता है? टीचर को कैपिटल के नहीं आता है? नहीं, टीचर को तो बचपन से सिर्फ यू स्मॉल के सिखाया गया है, स्मॉल के स्मॉल जी। कारण क्या है इसका? तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो मास है, अब हर कंट्री का अपना अपना लैंग्वेज होगा। अब अगर हर कंट्री अपना अपना यूनिट बनाने लग जाए
तब तो एक इंसान दूसरे कंट्री का ये मेजरमेंट ही नहीं कभी समझ पाएगा। और ये सब जो मेजरमेंट है, एसआई यूनिट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना। ये चीज पढ़े हैं हम लोग कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट्स है, जो पूरा दुनिया यूज करता है इसी को, ऐसा सिस्टम उसी को कहते हैं। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे के जी, अगर हम इसको अगर सब बच्चे तक को या फिर किसी भी साइंटिस्ट को नहीं बताए कि भाई स्मॉल के और स्मॉल जी ही लिखना है, तो वो जाकर के लिख दिया कैपिटल के, तो कैपिटल के, तब तो फिर सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको पहली बात तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है। वो इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा है, यूनिट सीख लिया है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज से मतलब नहीं है। बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलना भी नहीं जानता है, लिखना भी नहीं जानता है, बट उन लोग जब फ्रेंच में ही लिखना होता है या किसी कोई और लैंग्वेज हो, रशियन में लिखना हो चाहे किसी में भी, तो उन लोग क्या है, केजी का यूज करता है। देखो कि केजी किलोग्राम जो है वो इंग्लिश वर्ड से ही है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका स्मॉल के स्मॉल जी लिखना है, मगर उसको पूरा का पूरा सेंटेंस थोड़ी पता है इंग्लिश में क्या होता है। अब उसके लिए क्या है, कैपिटल के का मतलब केल्विन ही होता है, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि अच्छा इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब कि वो केल्विन है। अगर हम उसको ऐसे लिख करके दे दें तो फिर सोचेगा क्या ये कुछ नया है। अब इसका दिमाग में ये चलेगा, अच्छा के से केल्विन, जी से ग्राम, तो ये कंफ्यूजन ना हो कभी भी किसी भी तरीके से, इसलिए उसको बोला गया भाई जिसको जैसे बताया है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए। स्मॉल है मतलब स्मॉल है, क्योंकि पूरे दुनिया का सवाल है ना। ठीक है, नाउ व्हाट इज 1 kg? So 1 kg is defined as the mass of a cylindrical piece of an alloy of platinum इरिडियम। ठीक है, सेम उसी तरीके का अलॉय लेंगे जैसे लेंथ के टाइम पे लिए थे। वहां पे क्या था, सिंगल रॉड था, मगर यहाँ पे रॉड नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिलिंड्रिकल पीस है, सिलेंडर का शेप का, ये एक जिसमें प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय है, एंड व्हिच आर केप्ट, और इसको कहां रखा गया है, कौन सा ब्यूरो में, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अरे ये सब नाम याद रखो। और ये है कहां पे, नियर पेरिस। नियर पेरिस। तो यहां पर ये जो सिलिंड्रिकल पीस है उसका जो मास है उसको हम लोग 1 kg डिफाइन करते हैं। ये तो भाई पुराना जमाने का समय है, कब का समय का है ये डेफिनेशन, 1889 के टाइम, क्योंकि उसी समय ये सिस्टम आया था, उसी के आसपास होगा एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे उसका डेट मेंशन नहीं है, तो एग्जैक्टली उसी समय। बट द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ द मास व्हिच शैल कम इन द फोर्स फ्रॉम 20th May 2029 एज, क्या है, अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उसको हम लोग यूज करते हैं, जो डेफिनेशन देते हैं वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बेसिस पे देते हैं। ठीक है, अब प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू याद रखो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जगह कहीं इसको यूज करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको एकदम नोट डाउन कर लो। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिस उसी के नाम पे रखा गया प्लैंक कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हम लोग मान के चलते हैं, है ना, उसी तरीके से ये भी एक कांस्टेंट है, और इसी के बेसिस से हम लोग मास को आज के समय में डिफाइन करते हैं। अब चलते हैं इसका सब यूनिट्स देख लेते हैं किलोग्राम का। तो सबसे पहला है ग्राम। ठीक है, ग्राम क्या है, 1/1000 पार्ट ऑफ केजी। फिर दूसरा है हमारा मिलीग्राम। मिलीग्राम क्या है, 1/1000
1 millionth part of kg. Of multiples of kilogram. सबसे पहला है क्विंटल। गाँव में जाओगे तो देखना वहां पे लोग धान वान गेहूं जो भी लेना होता है सब लोग क्विंटल से लेता है। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि भैया 10 किलो चावल दे दीजिए, 5 किलो आटा ले लीजिए, हर महीने जाके राशन खरीद रहे हैं। उन लोग का है पूरा साल भर का राशन एक ही बार में, जो मेन अनाज होता है उन लोग पूरा जो भी है साल भर में खरीद करके स्टोर करना शुरू कर देता है। सो क्विंटल है। क्विंटल किसको 100 केजी को रिप्रेजेंट करता है। क्विंटल के बाद आता है क्या? टन। ये कितना को रिप्रेजेंट करता है? 1000 केजी को। ठीक है, मैट्रिक टन लिखते हैं इसको, सिर्फ टन नहीं। बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं टन, मगर इसको मैट्रिक टन लिखते हैं। बस इतना काफी है, 2 ही है अभी सिलेबस में। एक तो और था नॉन मैट्रिक टन। नॉन मैट्रिक टन कहाँ है जी? अच्छा हाँ, नॉन मैट्रिक यूनिट, नॉन मैट्रिक टन नहीं है, नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ मास है। नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ मास यहाँ वो इवन तुम्हारा सब जो ग्राम और मिलीग्राम है उससे भी छोटा है, और उसका यूज करते हैं हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस या एटम जैसा छोटा छोटा चीज का मेजरमेंट, मास निकालने के लिए। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं उसको। नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ मास ये क्या है? नॉन मैट्रिक मतलब जिसका बहुत ही लाइटली नेग्लिजिबल मास होता हो, जिसको इंसान एक तरीके से समझे तो उसको फील भी ना कर पाए, वो मास को हम लोग कैसे निकालेंगे, मेजर कैसे करेंगे? तो वो एएमयू है। नॉन मैट्रिक टन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे उसको यहीं पे बता देते हैं, दैट इज AMU, and 1 AMU is defined as 1/12th part of the mass of a carbon atom. कार्बन 12। ठीक है, और यहां पे भी कार्बन एटम कौन सा वाला? C12, क्योंकि कार्बन का भी 2 आइसोटोप्स होता है। ठीक है, एक होता है C12 और एक होता है C14, इसीलिए मेंशन करता है हर जगह C12। तो 1 AMU क्या है? इट इज डिफाइंड एज द, जब कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका जब हम लोग 12 पार्ट करेंगे, कितना पार्ट करेंगे? 12 पार्ट करेंगे, तो उसका एक पार्ट जो है वो 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, ये नॉन यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, सो द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ये तो हम लोग सभी को पता है। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज second and it is denoted by letter, it is denoted by small letter s। ठीक है, मगर यहां पे मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर ये जो 1 सेकेंड का जो समय है इसको डिफाइन कैसे करें? 1 सेकेंड कितना समय होता है? होगा ना। अब जैसे हम पूछते हैं 1 घंटा कितना होता है, तो बोलते हैं भैया 1 घंटा मतलब 60 मिनट। ठीक है भाई, तो 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 सेकेंड। तो अब 1 सेकेंड का क्या मतलब होता है ये जानना जरूरी है। सो अ सेकेंड इज डिफाइंड एज 1/86400th part of a
मीन सोलार डे। तो एक दिन का जो टोटल मीन सोलार डे जो होता है, जो दिन जैसे स्टार्ट होता है लेकिन खत्म होने तक का जो समय है, उसको अगर 86,400 भाग में बांटा जाए, कितने भाग में बांटेंगे? 86,400 पार्ट्स अगर उसका कर दे, तो उसमें का एक पार्ट का जो समय है उसको 1 सेकेंड कहा गया है। ठीक है, दैट इज 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/86400 इंटू 1 मीन सोलार डे। ठीक है, अब जैसे लेंथ में हम लोगों को बिगर और स्मॉलर यूनिट्स पढ़ना था, वैसे ही टाइम में भी हम लोगों को बिगर और स्मॉलर यूनिट्स पढ़ना होगा। अब 1 मीन सोलार डे क्या होता है? What do you mean by 1 mean solar day? So 1 mean solar day का मतलब होता है 1 complete rotation of the earth on its axis। ठीक है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये एक्सिस पार्ट है मान लो, इस पॉइंट से स्टार्ट किए। अब ये जो कंप्लीट, जब ये अर्थ पूरा रोटेट हो करके वापस से इसी पॉइंट पे आ जाएगा, जैसे मान लो यहां पर 1 मिनट की, जैसे कैसे बोलते हैं, बोले इस पॉइंट को मान लो, हम अभी अर्थ का ये स्टार्टिंग फेज है जहां पे ये एक कोई लैंड मास है, लैंड मास मान लो ये पी है। ठीक है, अब ये रोटेट करेगा, अब जब ये रोटेट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, अर्थ जो है पी जो यहां था अब वो यहां आएगा, फिर उसके बाद पी जो है यहां आएगा, फिर पी जो है फिर यहां आएगा, फिर इस तरीके से वो चेंज होता रहेगा। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक कि मेरा पी वापस से इस स्टेट पे ना आ जाए। अर्थ को अगर देखा जाए दूर से तो मेरा वापस से पी इसी जगह पे आना चाहिए। अगर इस पोजीशन पे जैसे ही आ गया जहां से स्टार्ट किए थे हम लोग, तो उस कंप्लीट जो भी यहां से स्टार्ट होने से लेकर के वापस यहां तक आने का जो समय है उसको हम लोग 1 मीन सोलार डे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग डेली बेसिस पे जो हम लोग सबसे बड़ा यूनिट यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो कौन सा है? वो है 1 ईयर। मतलब बोलते हैं ना 1 साल का समय। तो अब ये 1 ईयर का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। 1 ईयर मीन्स 365 days, right? And 1 day means 24 hours, and 1 hour means 60 minutes, and 1 minute means 60 seconds। ठीक है, और 1 सेकेंड तो भी जस्ट डिफाइन किए। तो इससे ये बताना है कि आखिर 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स। तो क्या करना होगा? 365 इंटू 24, पहले तो आवर्स में कंप्लीट करेंगे ना, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 ईयर में टोटल 365 डेज होता है। तो सबसे पहले उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, दैट इज 60 एंड अगेन 60। तो इसको पूरा कैलकुलेट अगर कर लोगे तो इसका आंसर आप लोगों को आएगा 315,592,6.08 सेकेंड्स। अब ये जो 365 डेज है, क्या हम लोग 365 एक साल में 365 डेज होता है क्या? कितना दिन होता है एक साल में? नहीं, 365 डेज एंड 1/4 होता है ना? 6 मतलब 6 आवर्स। और अगर मान लो इसको डेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.25।
यही होगा ना अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो इस वजह से जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, जब एक एग्जैक्टली 1 ईयर का निकालना होगा तो हम लोगों को इस वैल्यू को भी यहां पुट करके निकालना होगा और उस बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आएगा। अब मैथ्स में नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग एक साल में 365 दिन होता है, फिजिक्स है, मेजरमेंट चैप्टर है, तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये 365 की जगह पर आपका वैल्यू यहां पे लिखेंगे 365.2422 अगर दी जाए तो ये तो 1/4 हम लोग मान लेते हैं डायरेक्ट, दैट इज 0.25, बट एग्जैक्टली जब डेज का कंपैरिजन करते हैं तो 365.2422 करके इस तरीके से हमारा आता है। चलो, तो अब इसी से हमारा 1 सेकेंड का भी कैलकुलेशन आ गया कि 1 सेकेंड क्या हो सकता है। 1 सेकेंड कैन बी डिफाइंड एज 1/3155696.08 पार्ट ऑफ अ ईयर। तो एक साल का समय को अगर कितने टाइम से काटे, 3,15,56,926 भाग कर दे तो उसका जो एक पार्ट होगा 3,15,56,926 पार्ट में अगर उसको डिवाइड करें पूरे साल को, तो उसका एक पार्ट को हम लोग 1 सेकेंड मानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बिगड़ हो गया। अब चलते हैं स्मॉलर यूनिट्स पे, चलते स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम। तो सेकेंड्स तो अभी तक हम लोग जानते हैं, वो तो ऐसा यूनिट है, मगर उससे भी छोटा है। जैसे लेंथ में हम लोग देखे थे मिलीमीटर था, वैसे ही मिली सेकेंड भी होता है, मिली सेकेंड। सो द कॉमन मिली सेकेंड, फिर आपका है माइक्रो सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड, तो मिली का क्या मतलब होता है, 10⁻³ सो 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ सेकेंड्स, है ना। माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10⁻⁻6, सो 1 माइक्रो सेकेंड विल बी 1 × 10⁻⁻6 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड का भी ये 1 मिलियंथ पार्ट है, और ये एक सेकेंड का 1000th पार्ट। 1 नैनो सेकेंड का क्या मतलब, नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹, सो 1 × 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, तो ये स्मॉलर यूनिट्स है। कहीं यूज होता है क्या, कहीं नहीं यूज होता है। डे टू डे लाइफ में हम लोग इसका बहुत कम यूज करते हैं, मगर इसका यूजेस है जहां पे जब बहुत लंबा डिस्टेंस को ट्रैवल कराना हो, और उस केस में क्या है, बॉडी कंटिन्यूअसली ये कर्व भी हो रहा है, जैसे लाइट जब आ रहा है। तो अगर हम पूछे कि लाइट को यहां से साक्षी जाने में कितना टाइम लगा, तब तो मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में आंसर आएगा ना, क्योंकि उसका खुद का स्पीड ही है 8 लाख किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है वो। चलिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चलता है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है। यहां से साक्षी का दूरी कितना है, 7 से 8 किलोमीटर है सिर्फ। नाउ अब जैसे ये था स्मॉलर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स में हम लोग क्या क्या पढ़े, आवर्स, डेज, मिनट्स, ये सारा चीज। अब क्या उससे भी बड़ा कोई मिनट, ईयर के बाद भी कुछ है क्या बिगर यूनिट्स, तो उसके बाद भी कुछ आता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम। सबसे पहला हम लोगों को मालूम है कि सेकेंड होता है, तो 1 मिनट सबसे पहला है मिनट, जो सेकेंड से थोड़ा बड़ा होता है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है आवर्स,
आवर्स जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। इसको अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 60, दैट इज 3600 सेकेंड्स होता है। फिर आता है डेज, और 1 डे 24 आवर्स के बराबर है, और 24 आवर्स जो है इंटू 60 मिनट करेंगे, 24 इंटू 60, फिर ये सेकेंड्स, कितना आएगा आंसर 86400 सेकेंड्स 1 डे। फिर 1 डे के बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आता है हमारा लूनार मंथ, ये जाना जरूरी है। सो द वेस्टर्न और द गॉर्जियन कैलेंडर is based on the periodic of the revolution of the earth and around the sun, but on our Hindu calendars are based on the phases of the moon as seen from the earth, and in this calendar 1 month is the time of the lunar cycle, which is nearly 29.5 days. तो अलग कंट्रीज का अलग मैथोलॉजी के हिसाब से अलग अलग दिन उन लोग टाइम को मेजर करने के लिए निकाला है। अब जिसमें से हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर जो है, वो हम लोग सन को देख करके नहीं बनाते हैं, हम लोग उसको मून को देख करके बनाते हैं। उसके हिसाब से हमारा जो लूनार मंथ है, लूनार वर्ड जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा लूनार मंथ जो होता है वो होता है 29.5 डेज का, 30 डेज का नहीं। इसी वजह से देखो आज के समय में जो डेट्स, जो भी हमारा जो फेस्टिवल्स जो आता है हर साल अलग अलग दिन पे पड़ता है। कारण ये है हम लोग 29.5 डेज मान करके चले हैं, और जो भी कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें 30 डेज 31 डेज आ जाता है महीने में। हमारा महीना सिर्फ 29.5 डेज का ही होता है। तो देखा जाए तो 2 से 3 दिन का हर महीने के बाद क्या होता है, 1.5 दिन या 2.5 दिन का डिफरेंसेस आ जा रहा है, तो साल भर में अच्छा खासा दिन का डिफरेंस हो जाता है, 15-20 दिन का। तो इस वजह से हम लोगों का जो फेस्टिवल है वो हर साल आगे पीछे होता रहता है डेट के हिसाब से। इंडियन कैलेंडर के हिसाब से कभी आगे पीछे नहीं होता है। फिर आता है मंथ। मंथ मींस वही जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से। मंथ में क्या होगा, यहाँ पे 30 डेज, 30 या 31 डेज होता है, 30 और 31 डेज। इसके बाद आता है हमारा ईयर, और ईयर क्या होता है 12 मंथ्स के बराबर होता है। फिर उसके बाद कितना नंबर था ये 7। इसके बाद आता है लीप ईयर। तो लीप ईयर सभी को मालूम है कि इसमें क्या होता है, ईयर इन विच फेब्रुअरी हैव 29 days and in total it have 366 days। ठीक है। अब लीप ईयर, अब इससे भी बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा है डिकेड, डेकेड, सॉरी नॉट डिकेड। डेकेड का मतलब क्या होता है 10 years। फिर उसके बाद आता है सेंचुरी, मींस 100 years। फिर आता है मिलेनियर, 1000 years। क्या बोला, ठीक है। तो ये कुछ बिगर यूनिट्स है जो हम लोग टाइम में यूज करते हैं। अब चलो करते हैं यूनिट्स ऑफ मास। नॉन मैट्रिक टन नहीं है, नॉन मैट्रिक यूनिट है, क्योंकि ये जो हम लोग एएमयू है, इससे हम लोग चीनी वनी या डे टू डे लाइफ कोई सामान का हम लोग मेजरमेंट नहीं करते हैं, या बहुत भारी चीज या बहुत हल्का चीज का नहीं करते। हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं, एटॉमिक यूनिट्स, एटॉमिक साइज जो भी चीज होगा उसको हम लोग एएमयू में नापते हैं, एटॉमिक साइज का, एटॉमिक मास के हिसाब से जो होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। यूनिट्स बंद कर दिया भाई, कभी सोचो। तो अभी कुछ डिराइव्ड यूनिट्स है, उसको डिराइव करके देखते हैं और उसका सारा का सारा फॉर्मूला
याद कर लेना, क्योंकि अब इससे कन्वर्जन आएगा और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा पूरा 10 में भी। इसके बाहर का कोई एक चीज नहीं है। यही फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो पूरा 10 तक में कभी फिर कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला है एरिया। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज मीटर स्क्वायर है इसका यूनिट। फिर है दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ इंटू, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज मीटर क्यूब। अभी लिखिए इसको। फिर थर्ड वन इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या होता है? केजी। वॉल्यूम का क्या होगा? अभी निकाले, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। फिर नंबर 4 है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है? लेंथ होता है, यूनिट दैट इज मीटर। मीटर बाय टाइम का सेकंड। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड -1 में, s टू द पावर -1। फिर आता है नंबर 5, दैट इज फोर्स। अरे इतना जमाई क्या ले रहे हो जी? सो करके आया करो घर पे आराम से, टाइम ही नहीं मिलता है। अब क्या कमाई करने जाते हो सुबह सुबह? फिर एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। अभी वेलोसिटी का हम लोग निकाले, देखो स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड। अब इसमें फिर से हम लोगों को मीटर पर सेकंड मतलब ये है डिवाइडेड बाय टाइम है। फिर से यहां पे एक और एस लगेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो तरीकों से इसको लिख सकते हैं। फिर नंबर 6 है वर्क और एनर्जी। ठीक है, वर्क और एनर्जी। इसके पहले फोर्स है। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या होता है? एक्सीलरेशन। मास का होता है क्या? अरे बताओ। केजी। हाँ, इतना सोच के बता रहे हैं। इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का भी जस्ट निकाले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? न्यूटन का यूज करते हैं। न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ गए? नंबर 6 था ना। अब आया 7 को है वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी का सेम होता है और इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या था? न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी डिस्टेंस ही होता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है जी? डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? क्या होता है? या डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कोई भी 2 पॉइंट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे यहां से आपके घर जाने का रास्ता तो भाई अलग है, डिस्टेंस अलग है ना? यहां से सीधे जाएंगे, फिर राइट लेंगे, लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे, लेफ्ट लेंगे। मगर अगर यहां से आपके घर पे डायरेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाया जाए तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब कि डिस्टेंस की बात करें, लेंथ की बात करें तो मीटर है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर होगा, है ना। इसके बदले न्यूटन लिख सकते हैं, फोर्स के बदले न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के बदले मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। फिर है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का केजी इंटू वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड।
अब एक चीज यहां ये देखो, कहां गया मोमेंटम था ना, ये वर्क वाले में केजी, यहां न्यूटन मीटर नहीं होगा क्योंकि मीटर स्क्वायर बन चुका है ना ये, और यहाँ -2 है, ये यहाँ पे होगा इसका जूल। ठीक है, जूल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। यहाँ न्यूटन नहीं आएगा क्योंकि न्यूटन क्या क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे मास तो है ठीक है, मगर ये m स्क्वायर है ना, यहाँ पे न्यूटन नहीं आएगा। मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी, इसका होगा न्यूटन सेकंड। फिर आता है मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, इट इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू इसका होगा न्यूटन, डिस्टेंस। फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद है हमारा 10 नंबर, दैट इज पावर। पावर का क्या मतलब होता है, वर्क पर टाइम, वर्क बाय टाइम। पावर जो है क्या, कितने समय में कितना काम कर सकता है उसको पावर कहते हैं। वर्क का भी जस्ट निकाले, जूल होता है पर टाइम, तो जैसे जूल पर सेकंड। फिर 11 नंबर हमारा है फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी का तो पता ही होगा, क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ 1 बाई टाइम पीरियड, दैट इज 1 बाई एस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एस पर सेकंड, एस नहीं पर सेकंड। और इसका एक और क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, डेफिनेशन नहीं बाबू, यूनिट, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं, मतलब टेस्ट खत्म हुआ नहीं, सब भूल गए। फिर है प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, न्यूटन मीटर स्क्वायर, फोर्स बाय एरिया, फॉर्मूला कुछ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स बाय एरिया है ना। चलो अब ज्यादा नहीं कर दिया ना। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाय करंट इनटू टाइम। करंट का क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, दैट इज ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड होगा। या फिर हम लोग इसको कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कैपिटल सी। फिर 14 नंबर पे है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, EMF, E.M.F। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। वर्क का क्या होता है, वर्क का भी निकाले थे ना जी, जूल, जूल। चार्ज का भी जस्ट निकाले, क्या होता है कूलम, कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ ना चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम हो जाएगा। इसका एक और है, जूल पर कूलम का मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं वोल्ट। जब भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आए, पोटेंशियल डिफरेंस आए, पोटेंशियल वर्ड आ गया तो मतलब वोल्ट होगा। ठीक है, फिर आता है 15 नंबर पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है पोटेंशियल बाय करंट। तो पोटेंशियल का क्या होता है वोल्ट, V, करंट का क्या होता है A, तो लिख सकते हैं हम लोग V पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। या फिर हम लोग इसके लिए ओम्स भी रखते हैं, ओम्स। हाँ, ओम्स लॉ है ना, वो इसी से आया है। ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट है, तो वो रेजिस्टेंस के हिसाब से एक लॉ दिए, ओम्स लॉ। इंडियन साइंटिस्ट, नहीं, इंडियन नहीं है। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय पोटेंशियल इनटू करंट। पोटेंशियल बाय करंट क्या निकलता है, रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल इनटू करंट क्या निकलता है, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर। पोटेंशियल V से, करंट A से, VA, या फिर हम लोग इसको वॉट भी करते हैं,
जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल 16 का डेरिवेशन पता होना चाहिए और फॉर्मूला भी।